हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी। 6 फीट लंबा कद, ऊपर से मस्कुलर बॉडी, चेहरे पर हर वक्त बेहिसाब गुस्सा रखने वाला रुद्र करोड़ों का मालिक होकर भी क्यों रहता है इतना परेशान? क्यों रात को नींद नहीं आती उसे? अक्सर अपने रूम के अंधेरे कोने में टंगी उस 17 साल की लड़की की तस्वीर को देखकर वो एक ही बात बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जिस दिन मिल गई मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मिस अदिति सिंह, रुद्र प्रताप सिंह राठौर जब तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तबाही लेकर आएगा। बदले की भावना से भरा रुद्र क्यों अदिति से इतनी नफरत करता है? शक्ल से बेहद खूबसूरत और खुश मिजाज अदिति, जिसकी कंपनी फाइनेंशियली वीक थी, उस अदिति से क्यों चाहता है वो बदला? आखिर उसने 7 साल पहले उसका क्या बिगाड़ा था जो अब उन दोनों के बीच केवल नफरत से भरा बचा था? क्या होगा जब वो अदिति को ढूंढ निकालेगा? क्या बदले की भावना से भरी इस कहानी में जन्म लेगा सूफियाना सा इश्क, या फिर प्यारी सी अदिति झेलेगी रुद्र का गुस्सा? क्या हुआ था 7 साल पहले? आखिर किसी ने उन दोनों को अलग करने के लिए साजिश तो नहीं की थी? अगर जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो देर किस बात की, जुड़े रहिए हमारे साथ इस धारावाहिक से, जिसका रोज एक पार्ट इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी के लिखे इस धारावाहिक के पहले भाग से। दिल्ली एनसीआर में भव्य भवनों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन राठौड़ सदन नाम के बंगले की होड़ कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं कर सकती है। ये बंगला अभी 2 साल पहले ही बना था। करोड़ों रुपए के इस बंगले में किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है। 4 मंजिला इस बंगले में करीब 50 बेडरूम, 4 किचन, लिविंग रूम, लॉबी, स्विमिंग पूल, मीटिंग हॉल, गेस्ट रूम से लेकर प्लेग्राउंड, जिम, टेरेस गार्डन और करीब 10 गाड़ियों के खड़ा करने जितना बड़ा पार्किंग अलॉट है। सच कहा जाए तो ये अपने आप में एक घर कम और मोहल्ला ज़्यादा है। इस बंगले में डांस रूम भी है। बाहर से देखने पर ही नहीं, बल्कि अंदर से भी ये बंगला काफ़ी लग्जरियस है। मतलब घर का मालिक कितना अमीर होगा, ये तो घर देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अगर किसी को उसकी अमीरी पर शक है, तो उस घर के पार्किंग अलॉट में खड़ी लाखों करोड़ों की महंगी गाड़ियों को देखने के बाद उसका शक दूर हो जाता है। वहां खड़ी एक चमचमाती रेंज रोवर गाड़ी उस घर की और भी शान बढ़ा रही थी। शाम का वक्त था। सूरज उस बंगले के पार्किंग अलॉट में लगे ताड़ के पेड़ के पीछे छिपने की तैयारी में था। आसमान साफ था, बस थोड़ा बहुत जो दिखाई दे रहा था वो थे प्रदूषण के हल्के काले बादल, जो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लिविंग रूम में राठौड़ फैमिली की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी जी बैठी थी। वो सोफे पर बैठे बैठे संध्या ध्यान लगा रही थी। इसी दौरान उनका मैनेजर अविनाश आता है। दादी अम्मा जी, कहिए अविनाश जी। दादी जी ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, वो आपने जो 11 अनाथ लड़कियों की शादी का अरेंजमेंट करने के लिए मुझे कुछ दिन पहले बोला था, वो मैंने कर दिया है। अब कल सुबह ही उनकी शादी है, आपको आना है। उसने कार्ड को दादी अम्मा को पकड़ाते हुए कहा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। और रुद्र, वो मैं यही कहने वाला था कि आप छोटे मालिक को अपने साथ मत लेकर आना। आपको तो पता है उनका गुस्सा कैसा है। कहीं अपने गुस्से के चक्कर में उन्होंने गड़बड़ कर दी तो किए कराए काम की ऐसी की तैसी हो जाएगी अम्मा। उसने उदास होकर कहा, तुम इतना डरते क्यों हो रुद्र से? अरे हमारा पोता इतना भी बुरा ना है, खामखा डरते रहते हो। आप उनकी दादी अम्मा हैं, इसीलिए आपको उनके असली चेहरे का पता नहीं है अम्मा। किसी दिन ऑफिस विजिट करके देखिए, फिर आपको एहसास हो जाएगा। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में। खैर,
तुम डरो मत, तुम्हें लगता है क्या वो कल आएगा? उसे शादी वादी अटेंड करनी अच्छी ही कहाँ लगती है जो वो कल आएगा। ऊपर से उसकी मीटिंग भी तो है कल। अरे हाँ अम्मा, वो तो मैं भूल ही गया था। चलो अभी मैं चलता हूँ, नमस्ते, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसके बाद वहां से चलते बना। इधर दूसरी तरफ दादी अम्मा उसके चेहरे पर नजर आ रहे डर को देखकर मंद मंद मुस्कुराई और अपने पोते रुद्र के बारे में सोचने लगी। जी हाँ, रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, ये तो था उनका पोता, जिससे सिर्फ वो मैनेजर ही नहीं बल्कि उसकी कंपनी में काम करने वाला हर सदस्य डरता था। शक्ल से ही नहीं बल्कि नाम से ही वो खड़ूस लगता था। कोई उसे मिस्टर खड़ूस बोलता तो कोई उसे राक्षस, कोई दानव तो कोई उसे आरपीएसआर बूस्टर टैबलेट। जी हाँ, एक ऐसी बूस्टर टैबलेट जिसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि देखते ही उसकी ऑफिस के एम्प्लॉयज की काम करने की स्पीड बढ़ जाती थी। सब उसके नाम से ही डरते थे, लेकिन जब वो ऑफिस से घर की तरफ निकल जाता तो उसके पीछे से उसके नाम से लेकर हर चीज का मजाक बनाया जाता। ऑफिस में उसका सबसे प्रसिद्ध नाम ही आरपीएसआर बूस्टर टेबलेट था, और ये किसी और ने नहीं रखा था बल्कि उसके खुद की पीए अक्की मीन्स अक्षरा शर्मा ने रखा था। उसके सामने होने पर जहां अक्षरा की जबान लड़खड़ा जाती थी, वहीं पीछे से वो उसका मजाक बनाया करती थी। हालांकि ये गनीमत थी कि वो कभी रुद्र के द्वारा पकड़ी नहीं गई थी, वरना उसकी जोक जानी तय थी। एक बंद कमरा जिसमें रोशनी नाम मात्र की भी नहीं है। अगर जल रहा है तो बस एक छोटा सा डिम लाइट का बल्ब, जिसकी रोशनी में सिर्फ उसका नंगा बदन नजर आ रहा है। उसके माथे से पसीने की बूंदें लुढ़क कर उसके सुडौल और मजबूत सीने की तरफ आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। फिजिक के मामले में वो बहुत मजबूत लग रहा था। वो एक टेबल पर बैठा हुआ था। उसकी सांसें फूली हुई थी। अपने सामने हिल रहे पंचिंग बैग को देखकर उसका गुस्सा चढ़ जाता है और वो एक बार फिर लाइट को ऑन करता है और उसके बाद जोर जोर से पंचिंग बैग पर पंच मारने लगता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए एक ही सांस में करीब 20 से 30 मुक्के मार देता है, लेकिन बावजूद इसके उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। वो अक्सर अपने रूम को लॉक करके पंचिंग बैग पर न जाने कितने ही मुक्के मारा करता था, और इस दौरान उसका घंटों गुस्सा शांत नहीं होता था। और आज भी उसके माथे पर गुस्सा इतना चढ़ गया था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन में जहां सूट बूट पहनकर ऑफिस जाने वाले रुद्र ने अभी अपनी बॉडी के अपर पार्ट में बनियान तक नहीं पहन रखी थी। वो एक 6 फीट का हट्टा खट्टा नौजवान था, जिसकी फिजिक देखकर कोई भी लड़की पिघल सकती थी। लेकिन उसे चाह हर किसी लड़की की नहीं थी। वो हर किसी को भाव तक नहीं देता था। वो इस तरह करीब 1-2 मुक्के और मारता है और उसके बाद गुस्से में दौड़कर दीवार की तरफ जाता है, जहां एक लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी। या ब्लडी चीटर, तुमने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया है बल्कि मेरी पूरी फैमिली को धोखा दिया है। आई विल नेवर फॉरगिव यू, कभी नहीं। वो इतना कहते हुए गुस्से में जोर से बोला, और उसके बाद उसने उस लड़की की तस्वीर पर एक जोरदार पंच मारा। आ पंच मारने की वजह से उसके हाथ में कांच चुभ जाता है और वो तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे, लेकिन ये आंसू कांच के चुभ जाने की वजह से नहीं, बल्कि शायद अंदरूनी दर्द की वजह से बह रहे थे। उसके हाथ से खून बहकर फर्श पर पड़ी उस तस्वीर पर गिरने लग जाता है। वो झुककर तस्वीर को उठाता है। अरे रुद्र, ओ बेटा, ये आवाज कैसी आ रही है तुम्हारे कमरे से? क्या हुआ है? इधर दूसरी तरफ जैसे ही उसकी दादी माँ ने कांच के टूटने की आवाज सुनी, वो जल्दी से उसके कमरे की तरफ आई। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। पिछले 7 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, बस तुम मिल जाओ मुझे। उसके बाद
मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उसने उस तस्वीर को उठाते हुए कहा। खून अब भी उस लड़की की तस्वीर पर गिर रहा था। जिस लड़की की तस्वीर उसने हाथ में ले रखी थी वो करीब 17 साल की लग रही थी। रुद्र, क्या हुआ बेटा? ये आवाज कैसी? उसकी दादी ने उसके रूम में प्रवेश किया। अपनी दादी की आवाज सुनकर वो जल्दी से तस्वीर को फिर से दीवार पर टांग देता है और अपने रूम से अटैच्ड उस जिम के दरवाजे को लॉक कर देता है। उसके कमरे में रोशनी नहीं थी। उसकी दादी माँ ने जैसे ही लाइट ऑन की, सामने का नजारा देखकर वो चौंक गई। रुद्र, ये खून? कैसे आया खून? और तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे इतना पसीना क्यों आया हुआ है? वो कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही का क्या मतलब? तुम पागल हो क्या? कुछ तो किया होगा तुमने। पता नहीं क्या अजीब अजीब भारी चीजें उठाता रहता है तू। तभी लग गई होगी। देखो कांच भी चुभ गया है तुम्हारे हाथ में। उसकी दादी ने उसे डांटते हुए कहा। अरे रूबल, जल्दी से दवा लाओ, छोटे सांप की चोट लग गई है। दादी माँ, क्यों हो हल्ला कर रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ है। रुद्र ने गुस्सा करते हुए कहा। अरे कुछ भी कैसे नहीं हुआ है? जल्दी से मेरे साथ आओ तुम। उसकी दादी अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसके बाद उसे उस कमरे से बाहर लेकर आ गई। इस दौरान उसके हाथ से खून रिसकर फर्श पर गिर रहा था। वो एक पल के लिए पीछे की तरफ मुड़ा। इस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। हालांकि उस लड़की की वजह से उसने अपने हाथ को जख्मी कर लिया था, ये उसकी दादी माँ नहीं जानती थी। देखो छोटे साहेब, आपके कितना खून बह रहा है। रूबल ने कांच को निकालते हुए कहा। तुम ना हमेशा की तरह बकवास ना किया करो। जल्दी से पट्टी करो, मुझे काम है। उसने गुस्से में कहा। पर मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ आपको। दादी अम्मा ने बोला है आप रेस्ट करो। उसने घाव को साफ करते हुए कहा। तुम जल्दी से पट्टी कर दो, वरना वरना क्या? क्यों डरा रहे हो तुम इसको? एक तो बेचारी तेरी पट्टी कर रही है, ऊपर से तुम इस तरह से उस पर गुस्सा कर रहे हो। छोटे, ये बात सही नहीं है। दादी जी ने दूर से ही उसे डांटते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जल्दी कर दो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो धीमे से फुसफुसाई। क्या कहा? कुछ नहीं छोटे साहब, वो तो मैं वो नहीं, किसी दिन अकेले में मिलियो फिर बताऊंगा तुझे मैं। उसने हाथ झटक कर कहा और उसके बाद अपने रूम की तरफ जाने लगा। अरे साहेब, पहले पट्टी तो अच्छे से बांधने दो। नहीं ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। उसने रूबल को डांटते हुए कहा और उसके बाद अपने रूम में चला गया। रूबल उसकी तरफ देख रही थी। वो एक 30 साल की अविवाहित लड़की थी जिसके सपनों का राजकुमार रुद्र के जैसा ही लड़का था। हालांकि उसने कभी भी रुद्र को उस नजरों से नहीं देखा था। वो उसे पसंद करती थी, लेकिन उस तरह से नहीं। हालांकि जब भी रुद्र परेशान होता था उसे भी अच्छा नहीं लगता था। घर में एकमात्र वही नौकरानी थी जो रुद्र के गुस्से के पीछे छिपे एक अच्छे इंसान की भी पहचान कर पाती थी। हालांकि ये भी सच था कि वो अच्छा इंसान कभी कभार ही बाहर निकलता था, वरना तो हर वक्त गुस्से में ही रहता था। ऐसे में रूबल भी उसके करीब जाने से कतराती थी। वो बेहद पंक्चुअल था, इस वजह से उसके रूम की साफ सफाई में सबको जल्दबाजी करनी पड़ती थी। यही वजह थी रूबल को ये काम सौंपा गया था। उसके ज्यादातर काम रूबल ही करती थी। घर में एक रूबल ही थी जिसकी ब्लैक टी पीकर वो तरोताजा हो जाता था। उसकी डाइट के अकॉर्डिंग खाना बनाने का काम भी वही करती थी। यही वजह थी कि रुद्र भी रूबल पर गुस्सा होने से पहले सोचता था। वो अपने रूम में चला गया था और वहीं रूबल ने फर्स्ट एड किट को एक कोने में रख दिया और किचन में खाना बनाने चली गई। अक्टूबर का महीना है, ऐसे में लखनऊ में अब सुबह हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। आसमान में आज हल्के छितरे बादल थे। सूरज बादल की रजाई में से झांक झांक कर देख रहा था। सिंह हाउस के बगीचे में उसके पायल की खनक साफ साफ सुनाई दे रही थी। छरहरा बदन, पतली कमर और लहराते खुले बाल वाली उस लड़की की हंसी सुबह सुबह कानों को सुकून देने वाली थी। वो नंगे पांव बगीचे में एक पीली तितली के पीछे दौड़ रही थी। दी, भागो मत ना, वो ऐसे ही आपके हाथ पर आ जाएगी। उसकी छोटी बहन नुपुर ने उसे पीछे से आवाज दी।
नहीं नुपू, ये बहुत बदमाश है। देखो, हम कब से इसके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, लेकिन हाथ ही नहीं आ रही है। वो मुंह बनाते हुए पीछे की तरफ देखती है। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें कुछ दूर गुलाब के फूल पर बैठी तितली का दिखाई देता प्रतिबिंब, पतले पतले होठ जो गुलाब की पंखुड़ियों को भी नीचा दिखाने का मादा रखते थे। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी पायल की खनक हवा में इत्र से घुल रही थी। आ गई हाथ में, अब लेना। उसने अपने हाथ को आगे किया और वो तितली उसके हाथ पर बैठ गई। अरे वाह दी, अब आप आहिस्ता से इसे अपने चेहरे के पास लेकर आइए। आपका ये नुपुर परफेक्ट फोटो लेगा। नुपुर घुटनों के बल बैठकर उसकी पिक लेने ही वाली थी कि तभी वो तितली उठकर उसके झुमके पर आकर बैठ गई। दी, हिलना मत, कितनी प्यारी लग रही है ये। आपके झुमके से इसे प्यार हो गया है। अब तुमने जल्दी से पिक नहीं ली तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। जल्दी लेना। हाँ हाँ दी, ले रही हूँ। और वो जैसे ही पिक लेने लगी तभी वो तितली उड़कर चली गई। धत तेरी की, वो उड़ गई। इसकी तो कमीने, रुक तू। सुबह 6 बजे से इसके पीछे पड़ी हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठ नहीं सकती थी क्या ये? उसने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा नाराज मत हो जाओ दीदी, फिर कभी ले लेंगे। अब फिर ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा नुपु, उसने उदास होकर कहा। मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मेरा सच में बहुत मन था। ये कितनी प्यारी थी, पर नहीं, उड़ गई। नुपु, मुझे तो लगता है ये कोई तितला होगा, तभी कमीना उड़ गया। नहीं दी, तितला नहीं होगा पक्का से। उसने फोन को एक तरफ करते हुए कहा। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे तितला होता तो आपके इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। आखिर आप इतनी प्यारी जो हो, ये पक्का से कोई तितली ही होगी और आपकी ब्यूटी से जेलस फील किया होगा इसने, तभी उड़ गई होगी। नुपुर ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे अब ऐसे ही दोनों हुड़दंग मचाती रहोगी क्या? 7 बजने वाले हैं। और अदिति, तुम तो समझदार हो, इस नुपु के साथ मिलकर बस टाइम खराब करती रहती हो। उसकी माँ ने दूर से ही आवाज देते हुए कहा। आ रही हूँ मम्मी, तुम भी ना सुबह सुबह ही डांटने लगती हो, अदिति ने कहा। और उसके बाद वो दोनों घर की तरफ चली गई। वो करीब 1 साल से अपनी कंपनी को संभाल रही थी। उसकी कंपनी टेक्सटाइल्स का काम करती थी। जब से उसके पिता भानु प्रताप को लकवा मार गया था, तब से दोनों बेटियों में से बड़ी अदिति ने उनकी कंपनी को संभालना शुरू कर दिया था। उसे नेचर के करीब रहना बेहद पसंद था। उन दोनों बहनों की खूब पड़ती थी। यही वजह थी कि अक्सर वे दोनों साथ रहती थी। अच्छा नूपू, हमारे पूजा घर में जाकर मेरा वो फेवरेट लॉकेट लेकर आओ जरा। हमें आज उसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसने मुस्कुराकर कहा। और उसके बाद अपने रूम में चली गई। नूपुर उस लॉकेट को लिवाने के लिए चली गई। वो अपने कपड़े निकाल रही थी। इधर उसकी माँ किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही थी, तो वहीं उसकी बुआ जी सोफे पर बैठी फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी नूपुर ने उसे आवाज़ दी। दी, ओ दी। हाँ, वो अपने रूम से बाहर आकर बोली। दी, वो क्या वो दिए आपका लॉकेट तो नहीं मिला क्या? मगर कैसे, कैसे कहाँ गया वो लॉकेट? अचानक से उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या कहा तुमने नूपू? वो लॉकेट नहीं मिला। उसकी माँ भी किचन से दौड़कर बाहर आई। इस दौरान उसकी बुआजी ने फोन को रख दिया। नूपू, तुमने ध्यान से तो देखा है ना लॉकेट? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो दौड़कर सीढ़ियों से पूजा घर की तरफ गई। इस दौरान नूपुर के चेहरे पर भी उदासी थी। वो पूजा घर में हर चीज छान मारती है। मम्मी, वो लॉकेट कहाँ गया? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अरे यही होगा बेटा, मैं आ रही हूँ। उसकी माँ भी दौड़कर गई। इस दौरान नुपुर भी बिल्कुल चुप थी। मेरा लॉकेट, अब क्या होगा मम्मी? उसने उदास होकर कहा। जिसके बाद नुपुर बोली। ये रहा आपका लॉकेट दी। हाँ हाँ, ये क्या बचपना है नुपु, तुम अब बच्ची रही हो क्या? उसकी मम्मी ने डांटते हुए कहा। अदिति ने जल्दी से वो लॉकेट लिया और उसके बाद अपने गले में पहन लिया। वो उसे चूमती है। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉरी दी, मैं तो बस देखना चाह रही थी कि ये लॉकेट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नुपुर ने उदास होकर कहा। कोई बात नहीं, वो इतना बोली और उसके बाद अपने रूम में चली गई।
घर में बिल्कुल शांति सी छा गई। ऐसा लग रहा है जैसे नुपुर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। नुपुर को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और उसके बाद बोली, मम्मी, आई एम रियली सॉरी, आगे से कोई गलती नहीं करूँगी। क्या गलती? तुम्हारी इन आदतों के चलते वो कितनी दुखी हो जाती है। तुम्हें पता भी है डॉक्टर ने क्या बोला था हमें नुपु, कि उसका हमें खास ध्यान रखना है। और वो अब भी उस दिन को भूली नहीं है। एक वो लोकेटी है जिसके सहारे आज वो जिंदा रहती है, और तुम हो कि उसको लेकर ही मजाक बनाने लगती हो। अगर उसकी तबीयत बिगड़ जाती तो। रियली सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। उसने उदास होकर कहा। अरे ऐसी कौन सी गलती कर दी तुमने? गलती तो उसने की थी। आज अगर हम किसी के सामने जाने से कतराते हैं तो उसकी वजह से। उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। बुआजी ने तंज कसा। बुआजी शर्म करो। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। अपनी जबान को लगाम दीजिए। मेरी अदिति के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक दुर्घटना थी, लेकिन हम अब तो उसका ख्याल रख सकते हैं ना। उसकी मम्मी ने उसकी बुआजी को डांटते हुए कहा, जिसके बाद वो चुप हो गई। नुपुर भी उदास थी। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने उसके लॉकेट को लेकर मजाक बनाया था। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था। आखिर अपनी दी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वो इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है। अदिति के घर में अब शांति छा गई थी। ख्वाजी मुंह बनाकर अपने कमरे में जा चुकी थी, तो वहीं नुपुर को अब भी गिल्ट फील हो रहा था। अदिति की मम्मी किचन में चली गई, क्योंकि उसे उसके लिए नाश्ता तैयार करना था। अदिति, जो अपने कमरे में अभी जस्ट पहुंची ही थी, उसे अपनी भुआजी और अपनी मम्मी के बीच किस तरह की बातें हुई थी सब साफ सुनाई दे गया था। और यही वजह थी कि एक बार फिर उसके अतीत की वजह से वो रो दी थी। उसे वही सब याद आने लगा था कि कैसे उस एक घटना ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से ही बदल दी थी। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और उस लॉकेट को सीने से लगा लेती है। एक तुम ही तो हो काना, जो मेरे साथ रहते हो हमेशा। तुम्हारी मौजूदगी मुझे उसके होने का एहसास कराती है। ये लॉकेट उसने ही तो दिया था। कितना अच्छा था ना वो, और भोला भी। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। भोलेनाथ की तरह बोलता था अक्सर, मैं तो हिमालय पर जाकर तपस्या करूंगा, और मुझे हंसी आ जाती थी उसकी बातें सुनकर। सच कहूँ तो उसकी बातें बड़े भोलेपन से भरी होती थी। तभी तो भोले नाम दिया था मैंने उसे। लेकिन जब गुस्सा आता था तो भोले का ही दूसरा रुद्र रूप बन जाता था वो। लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वो उस लॉकेट को चूमते हुए कहती है। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए फिर से बुदबुदाती है। एक बात कहूँ, ये लॉकेट मेरे लिए खास क्यों है? पता है ना कान्हा आपको? इसीलिए नहीं कि ये कान्हा जी आपका लॉकेट है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उसने मुझे दिया था। भोले, भले ही तुम भोलेनाथ के कटर वाले भक्त रहे हो, जिसके आगे अगर किसी दूसरे देवता का नाम भी लिया जाता तो तुम गुस्से में तिलमिला जाते थे, और अपने भोलेनाथ को सर्वश्रेष्ठ देवता सिद्ध करने में मेरे साथ अक्सर झगड़ा करते। मैं कहती कान्हा जी विष्णु के रूप थे, और वो त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ है। तो तुम कहते शिव अर्थात महादेव को महादेव कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो सभी देवों से बड़े हैं और महान है। विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति ही उनसे हुई है, तो फिर विष्णु जी महादेव से श्रेष्ठ कैसे हुए? और फिर देने लग जाते ऐसा लेक्चर जो अगले 2 घंटे तक कभी खत्म ही ना होता। लेकिन सच कहूँ, मेरे लिए ये दिन बेहद खास था, जब तुमने महादेव का भक्त होकर भी मुझे कान्हा जी का लॉकेट मेरे गले में यह कहते हुए पहनाया था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तू किस देवता को अपने सबसे करीब मानती है, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि तू जिसे भी मानती है मैं भी उसे मानता हूँ, क्योंकि तुम उसे मानती हो। सच में यही तो तुम्हारी सबसे खास बात होती थी कि तुम जब मुझ पर हक जमाते थे तो फिर खुद भी नहीं सुनते थे। अगर मैं खुद भी खुद को हर्ट कर रही हूँ
तो अक्सर गुस्से में कलाई को मोड़ते हुए कहते, आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम खुद को हर्ट करो और मैं। जब तुम ऐसा कहते तो ऐसा फील होता जैसे मैं मेरे लिए पराई हूँ। मेरा मुझ पर कोई हक नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हारा ये हक जमाने का अंदाज ही तो था, भोले, जो सबसे अलग था। तुम मुझे चाहते थे या नहीं मैं तो ये भी नहीं जानती, लेकिन आज भी तुमसे ज्यादा करीब कोई नहीं है, कोई भी नहीं। वो इतना कहकर रोने लग गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उस लॉकेट को एकटक निहार रही थी। फाइनली उसने उसे चूमा और उसके बाद धीमे से बुदबुदाई, तुम्हारी बहुत याद आती है। पता नहीं पिछले 7 साल से तुम कहाँ हो। एक बार यहाँ से जाने के बाद तुम न जाने कहाँ गायब हो गए हो। किस किस से नहीं पूछा मैंने तुम्हारे बारे में, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तुम इस तरह से गायब हो जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। मम्मी भी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। आज अगर तुम होते तो बुआ जी जैसी औरतें मुझे कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचती। तुम आ क्यों नहीं जाते, तुम कहाँ हो भोले। वो इतना कहकर फुट फुट कर रोने लगी और उसके बाद वो उस रॉकेट को चूमती है। अरे तू टेंशन काहे को लेता है, रुद्र सर यहाँ नहीं आ रहे हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना तू वैसे ही कर। तुम्हें अच्छी क्वालिटी की स्वीट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं ही सब कुछ मैनेज करने वाला हूँ। और अविनाश जी भी नहीं आएगा, किसे पता चलना है यार। तू बस अपना काम कर, मैं देख लूँगा। श्याम नाम के मैरिज ऑर्गेनाइजर ने स्वीट्स वाले से कहा। वो उसे बेकार क्वालिटी की स्वीट्स लाने के लिए बोल रहा था ताकि वो बचे हुए पैसे को अपनी जेब में डाल सके। हालांकि रुद्र की दादी ने अविनाश को उन 10 लड़कियों की शादी करवाने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए थे। इधर दूसरी तरफ अविनाश सारे अरेंजमेंट्स करवाकर ऑफिस की तरफ निकल गया था। उसने रुद्र को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया था कि आज उसे कोई अर्जेंट काम आ गया है और शाम सब कुछ संभाल लेगा। रुद्र ने उसकी लीव को अप्रूव कर दिया था। कुछ ही देर बाद रुद्र की दादी जी शादी में शिरकत होने के लिए वहां पहुंचती है। इस दौरान सभी दादी जी का स्वागत करते हैं। वे बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अनाथ लड़कियों की शादी करवाई थी। उन्हें ऐसा करके काफी अच्छा लगता था। उन्हें अकेले वहां देखकर श्याम की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि अब भोजन करने का वक्त आ गया था और वो पूरी तरह से अब सिक्योर हो गया था कि अब रुद्र अब नहीं आएगा। उसने स्वीट्स वाले से सारी स्वीट्स सुबह ही मंगवा ली थी और उनकी क्वालिटी उसने अपने हिसाब से रखी थी ताकि वो ज़्यादा पैसे बना सके। अब वो पूरी तरह से सिक्योर था क्योंकि उसके हिसाब से रुद्र अब आने वाला नहीं था। उसे उसी का डर था, लेकिन जब उसने दादी जी को अकेले देखा तो उसे बेहद खुशी हुई। उन्हें पहुंचे हुए करीब आधा घंटा ही हुआ था। सभी लोग अब खाना खाने लगे थे कि तभी अचानक से मेरी झोल में हलचल होने लगी थी। रुद्र सर, अरे रुद्र सर आ रहे हैं, जल्दी से जगह दो, एक यंग लड़के ने कहा। और उसके बाद वो सभी को अलग करने लगा। टेंट में बाकी की व्यवस्था काफी अच्छी थी। सभी लोग खाना खाने की तैयारी करने ही वाले थे। दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल में उन सभी 10 लड़कियों की शादी हो रही थी। पंडित जी जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे। कुछ लोग एक तरफ खाना खाना शुरू कर चुके थे तो वहीं कुछ शादी को देख रहे थे। रुद्र का नाम सुनकर श्याम की हालत खस्ता हो गई, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे वो आया नहीं है। लेकिन वो रिलैक्स हो पाता इससे पहले ही उसे रुद्र दिखाई दिया। ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक ऑफिस शूज और ब्लैक ही गॉगल्स में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को बेहद सलीके से बना रखा था। कल रात को कांच चुभ जाने के कारण उसने अपने दाहिने हाथ में सफेद पट्टी बांध रखी थी। उसकी चाल में गजब की फुर्ती थी। ऑफिस के उसके एम्प्लॉयज जब उसे इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखते थे तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। रुद्र को अपनी तरफ आते देखकर उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओ सिट, ये कैसे आ सकता है। अब तो मैं गया, वो कांपते हुए बोला। तभी रुद्र उसके पास पहुंच गया। हाउ आर यू श्याम, उसने उसको घूरते हुए कहा। सर आई एम फाइन।
चोर की दाढ़ी में तिनका होने वाली कहावत अब उस पर लागू हो रही थी। उसने बेईमानी की थी जिसके चलते अब उसकी जबान अटकने लगी थी। रुद्र ने गॉगल्स को उतारते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? कूलर तो अच्छे से चल रहा है। उसने उसकी तरफ इस तरह से देखा मानो वो अपने लुक से ही उसकी जान ले लेगा। सर वो ऐसे ही। अच्छा कोई बात नहीं, आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए ना बैठिए। नहीं, वो तो मैं पूछ रहा था कि दादी माँ कहाँ है। सर वो तो अंदर है। ओ ओके, उसने इतना कहा और उसके बाद हॉल की तरफ जाने लगा। ये अब सब ठीक होगा, मैं तो खामखा डर रहा था। वो बुदबुदाया और उसके बाद जैसे ही मुड़ने लगा इतने में ही एक जोर की आवाज सुनाई पड़ी, मानो कोई बर्तन गिर गया हो। वो पीछे की तरफ मुड़ा तो सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो गया। सॉरी सर, वो तो मेरा पैर कालीन में उलझ गया था। सर मुझे माफ कर दो। एक लड़का जो मावे की बर्फी लेकर टेंट की तरफ बढ़ रहा था, वो उलझकर रुद्र से टकरा गया था, जिससे सारी बर्फियां कालीन पर गिर गई थी। अरे अरे, तुम डर क्यों रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ब्लेजर उतार दूंगा। उसने अपना ब्लेजर उतारते हुए कहा, फिर बर्फियां उठाने के लिए झुका। अरे अरे सर, आप क्यों हाथ खराब कर रहे हो? श्याम दौड़कर उसकी तरफ आता है। क्या कहा तुमने? हाथ खराब? खाने से कब हाथ खराब होने लगे? हाँ, अगर खाना खराब हो तो बात अलग है। उसने एक बर्फी ली और उसके बाद उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगा। वो उसकी मिट्टी को साफ करता है और उसे करीब से देखता है। तुम्हारा नाम क्या है? वो उस लड़के की तरफ देखकर पूछता है। सर वो राहुल। एक काम करो, जाकर एक प्लेट में मेरे लिए खाना डालकर लेकर आओ। उसने जैसे ही कहा, श्याम डर के मारे कांपने लगा। सर सर भला आप क्यों खाएंगे ये खाना? आपके लिए स्पेशल मंगवाऊंगा ना मैं। स्पेशल? क्यों? ये बाकी के लोग जो खाना खा रहे हैं वो स्पेशल नहीं है मिस्टर श्याम सुंदर। राहुल, जाकर एक प्लेट में खाना लेकर आओ मेरे लिए। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी जी सर, उसने कहा। उसके बाद वो कुछ ही देर बाद खाने की पूरी प्लेट भरकर लेकर आता है। उसने उस बड़ी सी प्लेट में सब्जी, पूरी, हर स्वीट की एक एक पीस रखी थी। श्याम यह सब देखकर समझ नहीं पाता कि वो अब क्या करे। सर आप ये मत खाइए। क्यों? रुद्र ने एक बर्फी को हाथ में लेते हुए पूछा। सर वो मैं ये कहने वाला था कि आप तो डाइट पर रहते हैं ना, तो इस तरह का खाना आप कभी खाते ही नहीं, तो क्या हुआ? आज चीट डे सही। उसने इतना कहा और उसके बाद वो जैसे ही निवाले को अपनी तरफ बढ़ाने लगा, उस बर्फी के अंदर से आती अजीब सी गंध ने उसका ध्यान खींच लिया। उसके बाद उसने उस प्लेट को टेबल पर रखा और उस बर्फी को दो टुकड़ों में तोड़ा। यह बर्फी किस चीज की बनी है श्याम, और किसने बनाई है? सर मावे की है। ओ ओके, और ये लड्डू? उसने लड्डू को सूंघते हुए कहा। सर बेसन के हैं, आई मीन बेसन और शुद्ध देसी घी के। अच्छा, और ये गुलाब जामुन? हाँ सर, ये गुलाब जामुन है। बहुत सही। ये स्वीट्स और सब्जी किसने बनाई है? जरा मुझसे इंट्रोड्यूस करवाओ उसको। सर हिज नेम इज गुरमीत। ओके, जल्दी बुलाओ उसे। सर वो नहीं आ सकते। क्यों? हमने पैसे नहीं दिए क्या जो नहीं आ सकता? मैंने कहा उसे अभी बुलाओ। उसने उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए जैसे ही कहा, वो डर गया और कांपते हाथों से उसने कॉल लगाया। रुद्र एक एक चीज को ध्यान से देखता है। जी जी पाजी, बोलिए, क्या गलती हो गई है? गुरमीत ने आकर पूछा। गलती हुई नहीं है भाई, गलती जानबूझकर की गई है। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपके कहने का मतलब, क्या ये बर्फी मावे की है? टेस्ट इट। उसने टेस्ट करके कहा। मैं कान के नीचे ऐसी लगाऊंगा कि कान का पर्दा फट जाएगा। सच सच बताओ, ये बर्फी मावे की है? उसने गुस्से में जैसे ही जोर से कहा, सबके सब शॉक्ड हो गए। वो सारे ही रुद्र की तरफ देखने लग जाते हैं। बोलो, सच सच बताओ, और ये लड्डू? उसने गुस्से में जैसे ही पूछा, वो खाकर बोलता है, पाजी आप कैसी बातें कर रहे हो? ये सारा माल मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये शुद्ध मावे की बर्फियां होगी तो ये शुद्ध देसी गाय के घी के बने लड्डू है। झूठ बोल रहे हो पाजी, मैं 40 साल से रेस्तरा चला रहा हूँ।
तो ताला लगा दो। इतने वाहियात रेस्तरां के। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। सच बोलो, ये स्वीट सारे प्योर प्रोडक्ट से बनी है या नहीं? अगर नहीं तो फिर मैं अभी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को कॉल करूँगा। वो सारी स्वीट्स को चेक करेंगे और सारा सच निकाल कर बाहर फेंक देंगे। सच सच बताओ कि ये प्योर प्रोडक्ट से बना है या नहीं? उसने गुस्से में जोर से कहा, जिसके बाद वो डरते हुए बोला, पाजी ऐसा मत करना, मैं सच बताता हूँ। वो श्याम की तरफ देखते हुए बोला, बोलो, उसकी तरफ कुछ भी मत देखो। बोलो, मैंने कहा ना। क्या हुआ रुद्र बेटा, क्यों हो हल्ला कर रहे हो? उसकी दादी माँ बीच में आकर बोली, डियर दादी माँ, आप यहाँ से जाइए, मेरा दिमाग खराब है। और हाँ, आज आप अगर किसी को डिफेंड करने के लिए आई तो अच्छा नहीं होगा। जस्ट गो अवे। उसने गुस्से में जैसे ही कहा, उसकी दादी माँ डर गई और उसके बाद वो उससे कुछ दूर हो गई। श्याम की हालत खराब थी, यहाँ तक कि गुरमीत भी चुप था। अब पंडित जी से मुहूर्त निकालने पर ही बोलोगे क्या तुम? जल्दी से बताओ सच्चाई क्या है। और इस बात का ध्यान रखना, मेरे कानों को झूठ सुनना पसंद नहीं है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अभी फूड सेफ्टी वालों को कॉल करूंगा और उसके बाद तुम्हारा रेस्तरां हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बोलो सच्चाई क्या है? उसने गुस्से में जोर से कहा, दादी माँ, आप सर को बोलो ना, वो इतना गुस्सा ना करे। वो मिठाइयों में सच में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है। जस्ट सेटअप इट। और दादी माँ, आई वांट कि आप यहाँ से चली जाओ। इन लोगों को पता नहीं है कि जब मैं अपनी वाली पर आता हूँ तो मैं कैसा आता हूँ। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसके बाद कॉल लगाया। हेलो वरुण। यश। रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ स्पीकिंग हियर। Could you give me the food safety department number? पापा जी, मुझे माफ़ करो, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। पाजी, वो क्या हुआ ना? पाजी, मैं तो अच्छे ही स्वीट्स देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चला कि आपकी तरफ से ऑर्डर आया है। लेकिन फिर गुरमीत श्याम की तरफ देखते हुए बोला, तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो? जल्दी से बताओ आगे। रुद्र उसकी तरफ 2 कदम और बढ़ाते हुए बोला, पाजी, वो उसके बाद मेरे पास श्याम सर का फ़ोन आया। आपके ऑफिस के ही एक पाजी थे, अविनाश पाजी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अच्छी स्वीट्स ही भेजूं, लेकिन फिर इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैं हल्की क्वालिटी की स्वीट्स ही भेज दूं। जब मैंने कहा कि इसके बारे में अगर आपको या अविनाश पाजी को पता चला तो फिर क्या बोले ये, यही पाजी कि आप तो शादी में नहीं आ रहे हो और न ही अविनाश पाजी आएंगे। ऐसे में उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि स्वीट्स में से जो पैसा बचेगा वो 70-30% कर शेयर कर लेंगे। किसी को क्या पता चलना है। मगर मैं आ गया। श्याम, वो अपने दांतों को पीसते हुए उसकी तरफ गया। उसका पारा 7वें आसमान पर था। सर वो झूठ बोल रहा है। जस्ट सेट अप। उसने गुस्से में जोर से कहा और उसके बाद सबके सामने ही एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रशीद कर दिया। सब हक्के बक्के होकर रह गए। उसके बाद वो जैसे ही गुरमीत की तरफ देखता है, पाजी, मुझे मत मारना, वो इतना बोला और उसके बाद वहाँ से भाग गया। मैंने कहा ना, मेरे कानों को झूठ बर्दाश्त नहीं है। तुमने झूठ कैसे बोला? उसने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ी और जोर से धक्का दिया, जिसके बाद वो उन टेबल पर जाकर गिरा जिनके ऊपर मिठाइयाँ रखी हुई थी। सारी की सारी मिठाइयाँ ज़मीन पर गिर गई। वहाँ जो लोग खाना खा रहे थे वो सबके सब टेंट से बाहर दौड़कर निकले। रुद्र बेटा, छोड़ दो उसको। उसकी दादी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो उनकी एक नहीं सुनता है। नहीं दादी माँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इन सालों को इतना पेमेंट करता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग हराम की कमाई खाएंगे। ले, कितने चाहिए पैसे तुझे? बोल साले, कितने पैसे चाहिए तुमको? उसने गुस्से में जोर से उसको पकड़ा और उसके बाद एक और तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। सर, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें आज के बाद दोबारा मेरे यहाँ काम करने का मौका ही नहीं दूँगा। मिस्टर श्याम सुंदर, मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ। आज शाम को ऑफिस आकर अपना बचा हुआ हिसाब ले जाना। और हाँ, आज के दिन की सैलरी तुझे नहीं मिलेगी। हरामी तो तुमने बहुत की है। डेमिट, मेरा मन कर रहा है तुम्हें जान से ही मार दूँ मैं।
उसने गुस्से में कहा और उसके बाद जोर से पास पड़ी कुर्सी पर उसने लात मारी। श्याम के मुंह से खून आ चुका था, तो वहीं रुद्र का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। इसको छोड़ दो बेटा, अच्छा नहीं रहता है। माफ़ कर दो। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? इसे शर्म नहीं आई जो इसने उस रेस्तरां वाले के साथ मिलकर बेकार का खाना मंगवाया? उसने अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती, पैसों के आगे इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या दादी माँ? इसकी तो। रुक जाओ सर प्लीज, आप घर जाइए, हम इन दोनों को देख लेंगे। सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़कर रुद्र को पकड़ा। उसके साथ ही अविनाश वहां आ चुका था। सर, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं था ये ऐसा करेगा। आप इसे छोड़ दो, मैं देख लूँगा बाकी सब। प्लीज़ सर, आप जाइए। वो दोनों रुद्र को पकड़कर वहाँ से बाहर ले आते हैं। अविनाश, वो बंदा मेरी आंखों के सामने अगर दोबारा दिखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सर, नहीं होगा सर। सर प्लीज आप जाइए, प्लीज सर, उसने हाथ जोड़कर कहा। जिसके बाद रुद्र अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसकी दादी माँ वहाँ खड़ी खड़ी सब देख रही थी। वो वहाँ मौजूद होकर भी आज रुद्र को रोक नहीं सकी थी। टेंट के अंदर का हाल बहुत खराब हो गया था। चारों ओर मिठाइयाँ बिखर चुकी थी, तो वहीं सब्जी भी रुद्र ने गुस्से में उड़ेल दी थी। वहाँ मौजूद लोगों में से किसी की भी रुद्र को रोकने की हिम्मत नहीं हुई थी। गुरमीत डर के मारे टेंट के पीछे जाकर छिप गया था, तो वहीं उसकी दादी माँ के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उन्हें जिस चीज का डर था वही हुआ। वो रुद्र को ऐसे प्रोग्राम से अक्सर दूर ही रखना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों वो आज वहां आ गया था। उसे सच में रुद्र पर गुस्सा आ रहा था। उसने जिस तरह से सबके सामने अपनी दादी माँ को डांटा था, वो उन्हें हर्ट कर रहा था। पिछले कुछ सालों के दौरान उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब उनके पास रुद्र को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो थी उसकी शादी। मगर वो उसकी शादी को लेकर सोच पाती, इतने में ही एक ख्याल ने उन्हें उदास कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कैसे बात को आगे बढ़ाए। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी वहां मौजूद लोग उनकी तरफ देख रहे थे। रियली सॉरी, मेरे पोते रुद्र की वजह से आप सबको दिक्कत हुई। वो ऐसा ही है। वो खाने को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। मैं समझ सकती हूँ आपको बुरा लग रहा है, मगर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाई। हम आपके लिए अभी दूसरे खाने की व्यवस्था करते हैं। रुद्र की दादी ने हाथ जोड़कर कहा। हम आपके खाने के भूखे नहीं हैं। पहले इस तरह से खाने को खराब कर दो और उसके बाद खाना खाने के लिए बोलो। ये क्या बात हुई? बड़े लोग बड़ी बातें इस तरह से भला कौन करता है? अगर खाना खराब करना था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? पहले ही खुद सब देख लेते ना। इतने बेकार आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की क्या जरूरत थी? एक औरत बोली। लेकिन हम माफी चाहते हैं। आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अभी सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। हमें नहीं चाहिए, हम घर जा रहे हैं, चलिए सब। हाँ भाई, चलो चलो, सब चलो। वहाँ मौजूद सभी लोग ये सब कहने लगे और उसके बाद एक एक करके टेंट से सभी निकल गए। श्याम अविनाश को लेकर बाहर चला गया था। अब वहाँ बस बचा था तो बिखरा हुआ सामान। रुद्र की दादी माँ ये सब देखकर बहुत गुस्से में थी, मगर वो उस पल कुछ भी नहीं कर सकती थी। 10:30 हो चुके थे। रुद्र के ऑफिस में सभी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। पारुल नाम की एक खूबसूरत सी लड़की जो रुद्र की कंपनी में काम करती है, वो अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी उसके लैपटॉप के पास पड़ा ऑफिस फोन अचानक से बजा। उसने कॉल पिक किया। हेलो, पारुल स्पीकिंग। पारुल जी, आपने प्रोजेक्ट को लेकर मिस्टर रुद्र से बात की? जी नहीं सर, मैं अभी तक उनसे बात नहीं कर पाई हूँ। आज शाम को मैं आपकी मीटिंग उनके साथ फिक्स करने की कोशिश करती हूँ। ओके, प्लीज ट्राई कीजिएगा। इट्स वेरी अर्जेंट। जी सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। पारुल ने इतना कहा और उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। मुझे अक्की से पूछना होगा, क्या सर के शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल सकती है क्या? आई हैव टू टॉक टू हर। वो बुदबुदाते हुए खड़ी हुई और उसके बाद अपने केबिन से बाहर निकल आई। रुद्र का केबिन उसके केबिन के ठीक सामने था, मगर वो डायरेक्टली उससे मिल नहीं सकती थी। ऐसे में वो उसके केबिन की तरफ बिना देखे ही जा रही थी। वो उस वक्त तक ऑफिस में नहीं आया था, ये भी उसे पता नहीं था। पारुल की ही तरह ऑफिस के कई सारे एम्प्लॉय रुद्र के नाम से ही डरते थे। ऐसे में वो ऑफिस में हो या ना हो,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा बस अपने काम में ही जुटे रहते थे। हालांकि उनकी पीए आकर किसी दिन उन सबको कह देती कि रुद्र आज ऑफिस नहीं आ सकेगा, तो वो सब सुकून की जिंदगी जी लेते। वो रुद्र के बारे में ही सोचते हुए अक्षरा के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। उसके केबिन को खोला, अक्षरा हंसते हुए किसी से बात कर रही थी। बेबी कसम से उसे देखने के बाद मेरा दिन बन जाता है। सब उससे डरते हैं, मैं भी। मगर फिर भी पता नहीं क्यों जब वो गुस्से में होता है तो जबरदस्त लगता है उसका किलर लुक। उफ, कसम से। ओहो, बड़ी आई, मेरे सामने अपनी बॉस की तारीफ कर रही हो। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें। अरे, यू हैव ए बॉयफ्रेंड ऑलरेडी। तो क्या हुआ? आरपीएसआर किसी भी लड़की का सपनों का राजकुमार होगा यार। ही इज टैल एंड हैंडसम यार, अक्षरा ने अपने बॉयफ्रेंड से उसके सामने कहा। जाओ फिर उससे ही बात करो और करो ट्राई उसे पटाने की। ब्रेकअप, उसने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। ब्रेकअप? सीरियसली? मैं सबकी से ब्रेकअप? अरे, मेरी जितनी खूबसूरत लड़की तुम्हें कहीं और टॉर्च लेकर भी ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलेगी। बड़े आए ब्रेकअप। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हुए बुदबुदाती है। अक्की, अचानक से पारुल की आवाज सुनकर वो चौंक गई। क्या हुआ? अचानक से डरा ही दिया यार तुमने तो। सॉरी, वो मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो तो। वो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आज रुद्र सर की मीटिंग किस किस के साथ है? वो दरअसल एक बिजनेसमैन है जो सर के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करना चाहते हैं। अगर उनके शेड्यूल में से थोड़ा टाइम मिल सके तो बताना। हाँ, पर आज तो टाइम नहीं मिल सकेगा उनको, अक्षरा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पर तुम जाकर पूछो ना। अच्छा, पर कैसे? वो अभी ऑफिस में ही नहीं है। वाट? क्या सर अभी तक ऑफिस में नहीं आए हैं? और नहीं तो तुम्हें क्या लगता है वो खड़ूस अगर आया होता तो मैं उसके बारे में बात कर पाती? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड का कॉल ले पाती? तुम भी ना पारुल, उनके बिल्कुल सामने केबिन है तुम्हारा, लेकिन फिर भी पता तक नहीं है। और ये कहकर वो हंसने लगी। हंसो मत, समझी? वो हो या ना हो, उनका डर ही इतना लगता है कि पूछो मत। ऐसा लगता है जैसे ऑफिस का केबिन ही मुझे खा जाएगा। किससे डर लगता है तुम्हें मिस पारुल सक्सेना? अचानक से पीछे से रुद्र की आवाज सुनकर वो चौंक गई। सर, क्या वो तुम सब मेरे ऑफिस में ना होने पर इसी तरह से आपस में बातें करते हो क्या? अक्सरा, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? उसने गुस्से में जैसे ही कहा वो डरते हुए बोली। सर वो एक्चुअली क्या है ना, पारुल मेरे पास आई थी ये जानने के लिए कि आपके शेड्यूल में से थोड़ा टाइम बचे तो उसे बताए, क्योंकि कोई बिजनेसमैन है जो आपसे बात करना चाहता है। फाइन, तुम मेरे केबिन में आओ और पारुल, जाकर उसे बोल दो कि इवनिंग में मीटिंग शेड्यूल करे। ओके सर। वो इतना कहकर जल्दी से अपने केबिन की तरफ बढ़ी तो वहीं अक्सरा उसके पीछे पीछे उसकी केबिन की तरफ जाती है। इस दौरान वो धीमे से बड़बड़ाती है। यार, आज फिर ये गुस्से में है, मैं कैसे झेलूंगी? उफ, हे भगवान जी, आज बचा लेना बस इससे। पता नहीं क्या कांड करके आया है ये। उसको गुस्से में देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। उसे उसका गुस्सा अच्छा लगता था, लेकिन तब जब वो किसी और पर गुस्सा कर रहा होता, तब नहीं जब उसका गुस्सा उसे ही झेलना होता था। वो यही सब सोचते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। रुद्र अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है और उसके बाद उसने एक फाइल को उठाया और उसे सौंप दिया। दिस इज पीहू गुप्ता, इसे अविनाश ने मार्केटिंग हेड की पोस्ट पर सेलेक्ट किया है। तुम इसकी सीवी को फाइनल बार चेक करो और मुझे अपडेट दो। वो हाफ एन आवर में आने वाली है। मुझे उसका इंटरव्यू लेना है। और हाँ, तुम भी चाहो तो उससे कुछ सवाल कर सकती हो। ओके सर, मैं आती हूँ। आई वांट दी अपडेट इन जस्ट 15 मिनट। सर, 10 मिनट में लेकर आ जाऊंगी। कैसी बात कर रहे हो आप? आई बी बैक ना, उसने एक बड़ी सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देखने के बाद रुद्र ने अपनी बाहों को तान लिया। उसकी स्माइल अगले ही पल छूमंत्रक हो गई। वो रुद्र का गुस्सा और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। ऐसे में उसने जल्दी से उसके केबिन से निकल जाने में ही खुद की भलाई समझी। एक बात तो पक्का है मिस अक्षरा शर्मा, अगर किसी की इस्माइल सबसे ज्यादा कीमती इस दुनिया में है तो इस महादानव की है। अरे, मुस्कुराता ही नहीं है, पता नहीं क्या खा के पैदा किया था। वो बड़बड़ाते हुए अपने केबिन की तरफ जाती है।
इसी दौरान उसने फाइल को ओपन किया। फाइल के मेन पेज पर पीहू की फोटो देखकर वो चौंक गई। है, इतनी खूबसूरत! उफ! मगर मिस पीहू जी, लगता है आपके सर पर भी शनिश्चर बैठे हुए हैं, तभी तो आपकी किस्मत आपको यहाँ लेकर आ गई है। शायद पिछले जन्म में आपने किसी नाचते हुए मोर को पत्थर मारा होगा, तभी तो आपको अब जिंदगी भर इस खड़ूस आर्टिफिशियर के इशारों पर नाचना होगा। तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे का रंग फिर से टैन ना हो गया तो मेरा नाम अक्षरा शर्मा नहीं। साला, इस ऑफिस में आने से पहले हम भी खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन आज शिवजी की तरह फोरहेड पर 3 लाइन्स दिखाई दे रही है। देखो देखो, वो इस तरह से बोल रही थी मानो पीहू उसके जस्ट सामने ही हो। वो चेयर के ऊपर बैठने के बाद उसकी सीवी को जैसे ही पढ़ती है तो उसे पता चलता है वो केवल खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि वो बहुत कॉन्फिडेंट भी है और कोई भी काम आसानी से कर सकती है। उसने पहले जिस कंपनी में काम किया था, उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ही चेंज कर दिया था। वो सच में बहुत कमाल की थी। ऐसे में उसे लग रहा था उसकी जैसी लड़की अगर ऑफिस में आती है तो शायद रुद्र थोड़ा पिघलेगा। ऊपर से वो खूबसूरत भी थी। हालांकि रुद्र पर उसकी खूबसूरती का असर कितना होने वाला था ये उसे पता नहीं था। वो तो बस पीहू के आने का इंतजार कर रही थी। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। दादी जी अपने कमरे में लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने दोनों पैरों को गुनगुने पानी के बर्तन में डुबो रखा था। वो ऐसा अक्सर तब करती थी जब वो थक जाया करती थी। इस वजह से उन्हें अपने पैरों में दर्द की शिकायत रहती थी। उनकी प्रॉब्लम तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी जब वो बाहर से आने के बाद इस तरह से अपने पैरों के खून के प्रवाह को ठीक करने के लिए गुनगुने पानी में अपने पैरों को नहीं डुबोती थी। इस दौरान वो अपने पैरों को बार-बार पानी में झटका दे रही थी, जिससे लग रहा था उनके पैर दर्द कर रहे थे। हालांकि उनके चेहरे को देखकर लग रहा था, तकलीफ दरअसल पैरों में नहीं बल्कि उनके दिल में है। वो कुछ अजीब सा सोच रही थी। इसी दौरान उनके कमरे का दरवाजा रूबल ने खोला। दादी अम्मा, रूबल ने दूर से ही आवाज दी, मगर रुद्र की दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी वैसे ही इस तरह बैठी रही। इस दौरान रूबल थोड़ा और आगे बढ़ी। वो एक बार करीब आकर फिर से बोली, दादी अम्मा। आज आपने खाना नहीं खाया? 3 बजने वाले हैं। क्या आप शादी में वहाँ पर खाना खा चुकी थी? नहीं, वहाँ कैसा खाना रूबल? उन्होंने उदास होकर कहा। क्यों, क्या हुआ? आज आप इतनी उदास क्यों हो? रूबल उनके ठीक सामने जाकर बोली। इस दौरान उसने उनका एक पैर पानी के अंदर से उठाया और अपनी गोद में लेकर बैठ गई और धीरे धीरे दबाने लगी। दादी जी की आंखों में इस दौरान आंसू थे। अम्मा, आप रो क्यों रही हो? रूबल ने बड़े ही प्यार से कहा। और क्या करूं मैं रूबल, तुम्हें भी पता है रुद्र का गुस्सा अब दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो कब क्या करे इसका कोई भरोसा नहीं। आज छोटी सी बात पर उसने श्याम को पीट दिया। क्या? वो चौंक कर बोली। हाँ, दरअसल उसने एक रेस्तरा वाले से घटिया क्वालिटी का खाना मंगवा लिया। क्योंकि अनाथ लड़कियों की शादी थी तो उसने सोचा रुद्र वहां नहीं जाएगा। लेकिन ये महाशय जी वहां पहुंच गए और पता नहीं इसकी नाक को भगवान ने किस मिट्टी से बनाया है कि उसको पता चल गया कि खाने की क्वालिटी बहुत बेकार है। फिर क्या? लग गया सीबीआई वालों की तरह सवाल जवाब करने। और जैसे ही पता चला कि श्याम ने ये जानबूझकर किया है, उसे धोना शुरू कर दिया। ये तो मौके पर वहां अविनाश आ गया, वरना तो। दादी जी ने दुखी होकर कहा। अरे तो आप इतना दुखी क्यों हो? छोटे मालिक ने जो भी किया सही ही तो किया था। हाँ, तुम इस घर में हमेशा उनकी साइड ले लिया कर। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि बात इतनी बड़ी नहीं थी। उसे नौकरी से निकाला जा सकता था। वहां पर उसको पीटकर सारे किए कराए अरेंजमेंट्स पर पानी फेरने की क्या जरूरत थी? पीटने लगा तो पूरे खाने को ही टेंट में फैला दिया और फिर लोग वहां से ताने मारकर निकल गए। क्या इज्जत रह गई हमारी सोसाइटी में? ऊपर से रोकने पर भी ना रुक रहा था। अब बुढ़ापे में हम कैसे रोके उसको? गुस्से में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म कर देगा। आज पहली बार हमने उसके गुस्से को इतना करीबी से देखा था। तभी मैं सोचूं अविनाश और बाकी के लोग उससे इतना क्यों डरते हैं? अरे जब इतना खड़ूस होगा तो कोई ही डरेगा ना। दादी जी ने दुखी होकर कहा। उनकी शिकायतें शुरू हो चुकी थी। मगर अम्मा, अब हम भी क्या कर सकते हैं? छोटे सरकार के गुस्से की वजह आप भी तो जानती है ना। अरे तो 7 साल पहले क्या हुआ
उसका गम आज भी लेकर बैठा रहेगा क्या? आगे बढ़ने का नाम भी तो जिंदगी है ना रूबल, उन्होंने गुस्से में कहा। आगे बढ़ने से आपका मतलब दादी अम्मा, उसने दूसरे पैर को अपने हाथ में लेते हुए कहा। मतलब हम चाहते हैं कि अब उसकी शादी हो जाए। बहुत परेशान कर रहा है ये। कोई अच्छी सी लड़की उसे मिल जाए जो उसके नाक में नकेल कस कर रखे, वो उसको अपनी अंगुली पर नचाए, फिर मजा आएगा मुझे तो। कि अब बोलो कैसा लग रहा है? वो सही ही कहती है अक्षरा। RPSR टेबलेट, मैं बोलूंगी इसका एक और नाम निकाले। कौन सा? अरे कुछ भी बोलो, मतलब बेकार सा ही होना चाहिए। अच्छे नाम तो अब इस पर सूट ही नहीं करते। भला इतना भी गुस्सा ठीक है क्या? उन्होंने फिर से कहा। अच्छा अम्मा, आपको क्या लगता है छोटे साहब शादी के लिए हाँ करेंगे? आपको तो पता है ना। अरे क्यों नहीं करेगा, मैं करवा कर रहूंगी उसकी शादी, उन्होंने गुस्से में कहा। मगर उनके लिए लड़की किस टाइप की चाहिए? लड़की? अरे जो लंबी हो, खूबसूरत हो, सबका मान सम्मान रखती हो और साथ में उसके गुस्से को शोक लेती हो, ऐसी हो। वो इसके आगे बिल्कुल उल्ट होनी चाहिए, जो वक्त बेवक्त इसकी क्लास लगाती रहे। अच्छा, और पैसे वैसे? रूबल ने खुद के बारे में सोचते हुए कहा, क्योंकि वो भी एक खूबसूरत लड़की थी, लंबी भी थी और सबसे अच्छे से बात भी करती थी। घर में रुद्र अगर किसी की सुन लेता था तो एक वही थी। हालांकि वो उस पर गुस्सा भी कर देता था, मगर रूबल कई बारी जिद्दी करके उसे समझा देती थी। पैसे? अरे मैं पैसे वैसे के बारे में नहीं सोचती हूँ। पेशा तो हाथ का मेल है, कब धुल जाए कोई पता नहीं है। और फिर पैसों की कमी थोड़ी है हमारे यहाँ, बस लड़की अच्छी मिल जाए। मगर उसको हैंडल करने वाली लड़की भला हमें मिलेगी कहाँ? उसके जैसे खड़ूस को देखकर लड़की तो भाग ही लेगी, दादी ने सोचते हुए कहा। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो आप? आपको नहीं पता हमारे छोटे साहब कितने हैंडसम है, लड़कियां मरती हैं उन पर, कोई भी शादी करने को राजी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो आज ही बात करती हूँ मैं उससे, दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार फिर रूबल ने उनकी परेशानी को कम कर दिया था। वो ऐसी ही थी, सबकी चहेती। उसने रुद्र से शादी करने का पता नहीं क्यों एक सपना पाल रखा था। शायद इसकी वजह ये थी कि एक तो वो रुद्र से थोड़ी बड़ी थी और वो उसे तब से देखती आ रही थी जब रुद्र अपने परिवार के साथ पहली बार दिल्ली आया था। उसने पिछले 5 सालों में जो तरक्की की थी वो काबिले तारीफ थी। अभी वो केवल 28 वर्ष का ही तो हुआ था, मगर उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। वो उसके बारे में सोच ही रही थी कि वो कैसे अपने बारे में दादी अम्मा को बताए। तो वहीं दादी जी को पैरों में जैसे जैसे रूबल दबा रही थी, वैसे वैसे आराम मिल रहा था। उनकी आंखों में अब अपने पोते की बहू के सपने तैरने लगे थे। हाँ, वैसी ही जैसी वो सोच रही थी। काफी लंबी हो, जो रुद्र के कान तक आ जाए, गोरी हो, सुंदर हो, लंबे बाल हो, पतली कमर वाली, मोटी आंखों वाली, और चाल चाल तो मोरनी की जैसी होनी ही चाहिए। ऊपर से उसकी आवाज वो शहद के जैसी मीठी हो, जो एक बार बोल लेवे वो हवा में इत्र से घुल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सबकी रिस्पेक्ट करे और रुद्र को अपने हुस्न के जाल में फंसा कर उसके गुस्से को सोख ले। मगर भला ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? वो यही सब सोच रही थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में उसके केबिन पर एक लड़की ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला। वो ठीक वैसी ही थी जैसी दादी माँ सोच रही थी। हाँ, लंबी, गोरी, पतली कमर वाली, मोटी आंखें, लंबे बाल और मोरनी जैसी चाल। उसने ऑफिस ड्रेस कैरी कर रखा था। उसके हाई हील्स से ठक ठक की आवाज आ रही थी। रुद्र ने अपनी नजरों को उठाकर उसकी तरफ देखा। इससे पहले वो बोली, रुद्र, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग टू यू। वाट डिड यू से? रुद्र, आई स्टॉप स्टॉप पीहू, तुमने मुझे रुद्र बोला। यस, यू हैव एनी प्रॉब्लम? पीहू, जिसने आज ही मार्केटिंग हेड की पोस्ट को उसकी ऑफिस में ज्वाइन किया था, उसने ये हिमाकत कर दी थी कि उसने उसे सर की जगह रुद्र बोल दिया। आपने बताया नहीं? नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर तुम मुझे रुद्र बोलोगी तो अच्छा लगेगा। ऑफिस में सर सर सुनकर अजीब सा लगता है। कोई तो होगा जो छोटे मालिक, सरकार, सर, बॉस जैसे वर्ड्स की जगह मुझे मेरे रियल नेम से अक्सर बुलाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान वो उसके चेहरे को गौर से देखता है। वो गजब की खूबसूरत थी।
इतनी खूबसूरत लड़की के बारे में तो दादी माँ ने भी नहीं सोचा था। रुद्र उसे एकटक देखने लग जाता है। आप यूँ क्या देख रहे हैं? अरे बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। वैसे तुम चाहो तो मुझे आपकी जगह तुम ही बोल सकती हो। देख लिया? एक खूबसूरत लड़की ने उसे रुद्र क्या बोल दिया। उसके तो तेवर ही बदल गए। ओके, मैं आपको तुम बोलूंगी, बट इन सबसे पहले क्या आप मुझे थोड़ी डिटेल देंगे? डिटेल लेने के लिए आपको सर को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिस पीहू, यू कैन डिस्कस विथ मी। मैं आपको सब बता दूंगी, अक्षरा ने दूर से ही कहा। हे अक्की, इट्स फाइन, मैं बता दूंगा, मगर सर आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पोस्टपोन्ड इट फॉर टुमारो, उसने जैसे ही कहा अक्षरा चुप हो गई। ओके सर, वो इतना कहकर उसके केबिन से बाहर निकल गई। इस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। पोस्टपोन्ड इट फॉर टुमारो, पोस्टपोन्ड इट फॉर टुमारो। सर, योर नेम इज रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। अरे यू आर आरपीएसआर बूस्टर टैबलेट। अरे कुछ तो अपने नाम का लिहाज करो। तुम दुनिया के सबसे बड़े महादानव हो यार। एक लड़की के लिए, बस एक लड़की के लिए तुमने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। ऐसा काम जो आज तक आपने कभी नहीं किया। आपने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया। आंधी आ जाए चाहे तूफान, कभी ऑफिस बेवजह मिस नहीं की। घर में दादी अम्मा कोई कार्यक्रम भी रखे फिर भी आप घर पर नहीं रुकते, क्योंकि आपको ऑफिस में आकर काम करना होता है। और आज आपने एक उस लड़की के लिए यह सब किया। आप मेरे आरपीएसआर नहीं हो। अगर हो तो खुदा कसम अभी निकालो उसको अपने केबिन से, अभी निकालो ना। वो बड़बड़ाते हुए रुद्र के केबिन की तरफ देखती है, मगर उसको केबिन से बाहर आते हुए कोई दिखाई नहीं दिया। ये लड़की मेरे रुद्र सर को पटा लेगी, उसने गुस्से में अपने पैर को पटकते हुए कहा, और उसके बाद वो अपने केबिन में चली गई। इस दौरान दूसरी तरफ पीहू रुद्र को एकटक देख रही थी। उसकी नजरें उस पर से दूर ही नहीं हट रही थी। वो वही रुद्र पूरी बात को समझाते हुए बोला, तुम्हें सब समझ आ गया? आ गया सब समझ। ग्रेट, अब कल तुम्हें सेमिनार को अटेंड करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच रुद्र, उसने बड़े ही प्यार से कहा। यू आर मोस्ट वेलकम, रुद्र ने इतना कहा और अपने काम को करने में बिजी हो गया। शाम के करीब 5 बज रहे थे। दादी माँ लॉन में बैठी हुई थी। अक्टूबर का महीना होने के चलते शाम होते ही दिल्ली में ठंडक बढ़ जाती है। इस दौरान वो रुद्र के बारे में ही सोच रही थी कि जब वो आएगा तो वो उससे शादी की बात करेगी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उनकी तरफ एक बच्चा जो करीब 5 साल का था दौड़ता हुआ आया। उसने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी और दिखने में बेहद प्यारा था। वो दूर से ही आवाज देता हुआ बोला, दादी। अरे अगस्त्या, तुम कब आए बेटा? टूर से जाकर ही आ गए। तुम्हारा टूर तो 1 वीक का था ना? उन्होंने अगस्त्या को गोद में उठाकर पूछा। टूर तो 1 वीक का था अम्मा, लेकिन अगस्त्या बोले उनका तो मन ही नहीं लग रहा था वहां पर। पापा से मिलना है, पापा से मिलना है कह कहकर हम सबको परेशान कर लिया। सभी स्कूल के टीचर्स ने इनको मनाया लेकिन नहीं माने, तो परेशान हो गई अम्मा। जिद ही पकड़ ली कि घर जाऊंगा। पापा बिना मन नहीं लग रहा है। ऐसे में फिर मुझे मजबूरी में गाड़ी लेकर आना पड़ा। हरी नाम के ड्राइवर ने कहा, जो अगस्त्या के साथ टूर पर गया था। अगस्त्या बेटा, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? अब तुम 5 साल के हो गए हो। स्कूल जाते हो तो बीच में आ जाते हो, टूर पर भी पूरा टाइम नहीं बिताते हो। अब टीचर्स जब तुम्हारे पापा को फोन करेंगे तो इनके पापा स्कूल जाएंगे और टीचर्स को ही बोल देंगे कि उनको मैनेजमेंट का बिल्कुल भी पता नहीं है। वो एक बच्चे को साइकोलॉजिकल तरीके से नहीं पढ़ाते हैं और फिर लेक्चर देने लगेंगे। सच कहूँ तो अम्मा, अगर यही सब इनका चलता रहा तो ये आगे बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे और हमारे तो खानदान की नाक ही कट जाएगी। शुभ शुभ बोलो। अगस्त्या बड़ा होकर बहुत पढ़ेगा, है ना बेटा? पर पापा कहाँ है दादी? उसने बीच में ही कहा। वो गोद से नीचे उतर गया। वो अभी तक नहीं आया है। ऐसे कैसे नहीं आए हैं? आप झूठ बोल रही हो दादी, मैं अंदर जाकर देख लूंगा। अगस्त्या, ये सब क्या है बेटा? तुम्हें हम पे यकीन ही नहीं है क्या? बोल तो रही हूँ, रुद्र अभी तक ऑफिस से नहीं आया है। अगस्त्या की नजरें टूर से आने के बाद से ही रुद्र को ढूंढ रही थी, मगर उसे कहीं भी रुद्र दिखाई नहीं दे रहा था। दादी जी से उसे अंदर जाने से ये कहते हुए रोक लिया था कि
रुद्र कुछ ही देर में ऑफिस से आ जाएगा, मगर अभी 30 मिनट से भी ज्यादा का टाइम हो गया था, मगर वो अब तक नहीं आया था। ऐसे में अगस्त्या दौड़कर दादी माँ की तरफ आता है। दादी माँ, पापा अब तक क्यों नहीं आए हैं? आ जाएंगे आपके पापा, थोड़ी देर तो सब्र करो बड़े साहब, रूबल ने कहा। मैं बड़ा साहब नहीं हूँ, बड़े साहब तो मेरे पापा है रूबल आंटी, उसने रूबल की तरफ देखते हुए कहा। देखो इनकी बातें अम्मा, अपने बाप की हर एक आदत है इसमें, झट से जवाब दे देता है। रूबल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तभी तो समझ नहीं आता है, अभी छोटा है तो भी इसके नखरे अपने बाप से ज्यादा बड़े हैं, बड़े होने के बाद तो ये हम सबको नचा ही देगा। दादी माँ अगस्त्या की तरफ घूरते हुए बोली, आप दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो ऐसा नहीं। और रूबल आंटी, आप इस दादी माँ की शादी क्यों नहीं कर देती? हमेशा चपर चपर करती रहती है बस, पापा को भी अच्छे से सुकून से जीने नहीं देती। हाय रब्बा, ये लड़का तो, तुम ना किसी दिन अम्मा से पीटे जाओगे, सॉरी बोलो इनको, रूबल ने अगस्त्या को डांटते हुए कहा। नहीं, हम क्यों बोले इनको सॉरी, ये हमें इतना परेशान जो करती है। अच्छा, कान खींचकर हाथ में दे दूंगी, तेरा बाप भी एक बार तो मेरे सामने नहीं बोलता है, तू किस खेत की मूली है? दादी माँ ने उसका कान खींचते हुए कहा। दर्द हो रहा है दादी माँ, वैसे आप झूठ बोलती हो, कैसा झूठ बोला अम्मा ने? रूबल ने पूछा। झूठ ही तो बोलती है ये, कि पापा भी इनके सामने नहीं बोलते। मैं तो अक्सर देखता हूँ, जब मेरे पापा को गुस्सा आया होता है तो तुम सब में कोई नहीं बोलता है, सब चुप हो जाते हैं। बड़ा होकर मैं भी पापा के जैसा ही बनूंगा, उसने रोबीले अंदाज में कहा। हे राम, देख ले रूबल, इसके तेवर तो देखो, अभी से ही हम सबको कुछ नहीं समझता ये। हाँ अम्मा देख रही हूँ, वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। वो उससे आगे बात कर पाती, इतने में ही रुद्र दौड़ता हुआ पार्किंग लॉट की तरफ जाता है। पापा, उसके पैरों में और भी तेजी तब आ जाती है जब उसने गाड़ी से उतरते हुए रुद्र को देखा। वो बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। अगस्त्या को वहां देखकर रुद्र मुस्कुराता है और उसे गोद में उठा लेता है। या मेरा बेटा आ गया, वैसे इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? पापा, वो आपके बिना मन नहीं लग रहा मेरा। ओहो, ओके मेरा बच्चा। वो उसे गोद में उठाकर उसके गालों और माथों को चूमता है। मेरा भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगा था। वो उसके गाल को फिर से चूमते हुए कहता है। सॉरी पापा, सारी पप्पी आप ही कर लोगे क्या? एक दो तो मुझे भी करने दो ना। हाँ हाँ, लो कर लो। उसने अगस्त्या को नीचे उतारा और उसके बाद अपने गाल को आगे कर दिया। वो उसके गाल को बड़े ही प्यार से चूमता है। उसके बाद फिर वो उसके माथे को चूमता है। रुद्र अपने गोगल्स को हटा लेता है। इस दौरान उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी स्माइल थी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर रूबल बोली, देखो छोटे मालिक कितने खुश नजर आ रहे हैं ना, अगस्त्या से एक बार फिर से मिलकर। हाँ सही कह रही हो रूबल तुम, एक यही तो है जिसे देखने के बाद मेरे पोते के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगस्त्या ही तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये इसके बिना नहीं रह सकता। अगर ये इसको कुछ भी कह दे तो मजाल है फिर वो किसी को बख्शता है। दादी माँ रूबल को ऐसे बोल रही थी जैसे उसे उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगस्त्या यानी रुद्र का बेटा और रुद्र मतलब अगस्त्या का प्यारा पापा, दोनों की पहचान एक दूसरे से होती है, ये कहना गलत नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अच्छा तुम एक काम करो, कुछ देर खेलो, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। रुद्र ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे बस 10 मिनट की तो बात है। नहीं पापा, मैं आपके साथ चलूंगा। ओके आओ फिर। उसने उसको गोद में उठाया और उसके बाद अंदर लेकर चला गया। इस दौरान दादी माँ और रूबल उन दोनों को अंदर जाते बड़े ध्यान से देख रही थी। रूबल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दादी माँ उन दोनों को यूं साथ देखकर सैड नजर आ रही थी, मानो वो कुछ सोच रही हो। क्या हुआ अम्मा, आप कुछ सोच रही हो? क्या? यही कि अब तो कोई लंबी सी सुंदर सी, हाँ मोटी आंखों वाली, जिसकी गर्दन सुराहीदार हो, कमर लचकदार हो और पतली हो, जिसकी चाल मोरनी जैसी हो, बाल लंबे काले और घने हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो इन दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करे। मेरे रुद्र के दिल में छिपे उस 7 साल पहले के गम को बिल्कुल ही निगल ले, उसे फिर से एक नई जिंदगी दे दे, उसके दर्द को अपना दर्द मानकर उसे ढेर सारा प्यार दे, उसके इस बच्चे को भी अपनाए। वो इतना कहते कहते रोने लगी। दादी माँ की आंखों में आंसू थे। शब हो जाएगा, छोटे मालिक है ही इतने अच्छे, मगर उसका गुस्सा, अरे वो तो भारी है ना।
मगर कई बार हद पार कर जाता है ये। ऐसे में भला कोई लंबी सी प्यारी सी सुंदर सी लड़की उसके लिए हाँ क्यों करेगी? सोचने लायक बात तो है, वो मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं क्यों दादी माँ के सपनों के बारे में सुनकर कई बार रूबल यूं ही क्यों मुस्कुरा जाती थी, मानो वो खुद रुद्र को अपना बना लेना चाहती हो। इधर जहां दादी माँ की पिचकी आंखों में एक ऐसी बहू की तस्वीर तैर रही थी जो खूबसूरत होने के साथ लंबी हो, उसकी आवाज सुरीली हो, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी कम हाइट की वजह से परेशान थी। हाँ, वो खूबसूरत तो बहुत थी, मगर उसकी हाइट कम थी। वो अपने कमरे में प्रवेश करती है। इस दौरान उसकी नजर अपने कमरे की दीवार पर पड़ती है। दीवार पर जगह जगह पेंसिल से निशान लगे हुए थे। उसकी नजर एक निशान पर जब पड़ी तो उसने देखा कि उस निशान के ठीक सामने तीर का निशान लगाकर वहां डेट लिखी हुई थी। 1 जनवरी 2021। उसके आगे उसने लिखा था 5 फीट 3 इंच। उसे देखकर वो निराश हो जाती है। लास्ट ईयर तो मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच थी। इस बार देखती हूँ इस 10 महीनों में मैं कितनी बड़ी हूँ। वो धीमे से फुसफुसाई और उसके बाद अपनी हाई हील की सैंडल को उसने उतार दिया। वो दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी उसका ध्यान आया कि उसके पास मार्क करने के लिए तो कोई पेंसिल है ही नहीं। ऐसे में वो जल्दी से जाकर अपनी स्टडी टेबल के ड्रॉवर को खोलती है और उसके अंदर से पेंसिल को निकालती है, जिसके बाद वो दीवार के पास जाकर खड़ी होती है और निशान लगाती है। लो, हो गया। इस बार तो तू जरूर कुछ बड़ी होगी, वो बड़बड़ाते हुए बोली। और उसके बाद उसने फीते को निकाला और नापा। हे कान्हा जी, इस बार भी हम इस बार भी 5 फीट 3 इंच के ही है। उफ यार, ये क्या बात हुई भला? हमारी हाइट बढ़ती क्यों नहीं है? कितने सालों से 5 फीट 3 इंच के ही हो रखे हैं। कान्हा जी यार, आपसे हमने हाइट ही तो मांगी थी। 2-4 इंच और दे देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? मतलब हद हो गई है। ये भी कोई बात हुई भला? वो झुंझलाते हुए बोली। इस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो पेंसिल को गुस्से में जोर से फेंक देती है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। अदिति, बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है हमने कि तुम अब बच्ची नहीं रही हो। पूरी दीवार को गंदा कर रखा है। तुम 26 बरस की होने वाली हो और हाइट 18 वर्ष के बाद नहीं बढ़ती है बेटा। बस दीवार को गंदा कर रखा है। उसकी माँ ने दूर से अदिति से कहा। हाँ दीदी, मम्मा सही कह रही है। यार, अब तो अपनी हाइट के बारे में सोचना बंद कर दो। अरे नुपू, तुम भी ना। तुम्हारी 5 फीट 5 इंच है ना, तब तुम्हें बातें आ रही हैं इतनी। हमारे दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। पता नहीं क्यों भगवान जी ने हमारी हाइट को इतना छोटा कर दिया। अरे लड़कियों की हाइट 5 फीट 3 इंच कम थोड़ी ही होती है, उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा। उसके बाद वो वहां से जाने लगी। कम होती है ना अम्मा, जब लड़की का सपना 6 फीट लंबे लड़के से शादी करने का हो तो। तुम ना, हम तुम्हें मारेंगे नूपू, उसने गुस्से में कहा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। अब बदमाशी मत करना, तुम जाओ। मम्मा, हम आज इसको धोएंगे, अदिति ने गुस्से में कहा और उसके पीछे दौड़ने लगी। अरे दीदी, अब मारना मत यार। उसने जैसे ही नूपुर को पकड़ लिया तो नूपुर मन्नतें करने लगी। तो काहे को परेशान करती रहती हो तुम हमें? अरे हम तो आपका मजाक बनाते हैं। अब आप ही बताओ दीदी, आप कितनी खूबसूरत हो, फिर भी हाइट को लेकर सोचती हो, उसने हाँफते हुए कहा। तो कैसे ना सोचे, जब लड़का 6 फीट का होगा तो हमारी जोड़ी उसके साथ कैसे जमेगी? अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। जमेगी ना दीदी, आप भी ना। अरे आपकी हाइट कम है, मगर ब्यूटी में तो आपके आसपास कोई लड़की नहीं टिकती है। जिस लड़के को आपके गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे होठ चूमने का मन होगा, वो तनिक सा झुककर भी चूम सकता है। भला लड़के के लिए अपनी हाइट को लेकर क्या सोचना? उसने अदिति के हाथ को पकड़कर बड़े ही प्यार से अपनी तरफ खींचते हुए कहा। तेरी तो तुम्हें मारेंगे, उसने गुस्से में कहा। और जैसे ही उसके पीछे दौड़ने लगी, अचानक से उसके रूम में उनकी बुआ जी आ गई। पूरे दिन जब घर में होती हो तो ऐसे ही उधम मचाती रहती हो। एक ने तो इस घर की नाक कटवा ही दी थी, अब दूसरी भी उसी रास्ते पर चलने लगी है। भुआजी ने जैसे ही तंज कसा, अदिति गुस्से में बोली। भुआजी, आप हमसे इतनी नफरत करती हैं ना, तो आज के बाद हम आपको कभी नजर तक नहीं आएंगे, उसने गुस्से में कहा और उसके बाद दौड़ती हुई छत की तरफ गई। भुआजी, थोड़ी तो शर्म करो, हमेशा दी को बुरा भला कहती हो, नुपुर ने गुस्से में कहा और उसके बाद वो दौड़ते हुए उसके पीछे जाने लगी।
इधर उसने देखा कि अदिति छत की मुंडेर पर खड़ी थी। वो कूदने का मन बना रही थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। कूद जाओ ना दी, अगर आपके मर जाने से ये सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वो मुझे भी उसके बाद ताने नहीं मारेगी तो। दी, फौजी जैसे लोगों के भोंकने से इतना विचलित हो जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं अच्छे से जानती हूँ ना, जो आज से 6-7 साल पहले हुआ था उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो एक दुर्घटना थी, ऐसे में उसे भूल जाने में ही भलाई है। उसने अदिति का हाथ पकड़ा और उसे मुंडेर से नीचे उतारा। मगर कैसे नुपु, मैं भूल भी तो नहीं पाती हूँ। वो इतना कहकर उसके गले से लिपट कर रोने लगी। इस दौरान उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि नुपुर की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। अदिति की आंखों के आगे उसका अतीत बार बार गोते लगाकर आ रहा था। यही वजह थी कि वो उस घटना को अपनी जिंदगी के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक देना चाहती थी। मगर ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? अगर अगस्त्य रुद्र का बेटा था, मगर अगर रुद्र के 5 साल का बेटा है, तो फिर उसकी माँ कहाँ है? फिर दादी अम्मा उसकी शादी की बात क्यों करती है? और ये अदिति कौन है? और रुद्र और अदिति का क्या संबंध है? आखिर क्या हुआ था अदिति के साथ? क्या वजह थी कि उसकी भुआजी अक्सर उस पर तंज कस देती थी? अगर 6-7 साल पहले जो हुआ उसमें अदिति की कोई गलती नहीं थी, तो क्या उसके साथ कोई साजिश हुई थी? ये साजिश किस तरह की थी? क्या हुआ था अदिति के साथ? पाठकों, मिलेंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब, लेकिन कहानी के अगले आने वाले भागों में। तो ऐसे में बने रहिए इस कहानी के साथ, जिसका रोज एक पार्ट इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।